तो चालू करते हैं हम। कल कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था ना एंड में सॉल्व करने के लिए, अंकुर? क्यों अंकुर, कल कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था सॉल्व करने के लिए एंड में? नो सर। ठीक है, तो चालू करते हैं हम। हाँ, तो अभी हम मोल का नया पार्ट चालू करने वाले हैं ना। मतलब नोट्स तो कंटिन्यूएशन में ही बनाना है। ठीक है, अभी मोल कंसेप्ट का एक पार्ट खत्म हुआ है, ये दूसरा सेकंड पार्ट है। ये है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो हेडिंग डालो पहले। एक सेकेंड। हेडिंग हो जाएगी अपनी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमने पहले सुन रखे हैं, है ना। टेंथ में सीबीएसई में, एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है टेंथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन वर्ड को हम जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस तरह से याद रखते हैं टेंथ के लेवल पे। और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा, है ना। यहाँ पर था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है जो हमने टेंथ के लेवल पे पढ़ी थी, है ना। अभी हम थोड़ा सा और इसको डीप में स्टडी करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या क्या होता है। इसको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे थोड़ा सा हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम लिखते हैं, पहले इस कॉलम में लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन और इस कॉलम में लिखेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ऑल्दो ये सिंपल टॉपिक है बहुत, है ना, ज़्यादातर लोगों को पता है इसके बारे में। तो एक एक करके हम पॉइंट लिख लेते हैं। सर इसे नोट करने की जरूरत है क्या? हाँ कर लो, नोट करने में कोई बुराई नहीं है, कर लो। कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी पता चलेगी इसमें, इसलिए नोट कर लो। शॉर्ट में ही नोट कर रहे हैं अपन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे, एक सेकेंड, एग्जाम्पल जैसे, जैसे मैग्नीशियम को जब हम O2 से रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है ना। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो चुका है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा उल्टा, है ना। रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका भी एग्जांपल देख लो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में जैसे कॉपर ऑक्साइड को हम कार्बन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे? कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ खींच लेता है ना। इस ऑक्सीजन को कार्बन अपने साथ खींच लेता है और कॉपर को अलग कर देता है ना। तो हम कॉपर ऑक्साइड की अगर बात करें तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस। तो ये डेफिनेशंस तो खैर हम सभी को पता है। फिर नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में देखो, जैसे हम बात करें H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, इनके रिएक्ट करने से बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सल्फर की, अगर हम बात करें, है ना,
सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर से हाइड्रोजन पहले जुड़ा हुआ था और बाद में सल्फर अकेला हो गया है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो इससे रिमूव हो गया है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन हो गया है ना, क्योंकि H2S से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन की। अगेन रिडक्शन में इसका उल्टा है ना, तो रिडक्शन में हम लिख लेंगे क्या, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन हो गया। इसमें क्या रिएक्शन हो जाएगी, जैसे सल्फर जो है वो हाइड्रोजन H2 से कंबाइन होके H2S बना रहा है ना, तो यहाँ पे सल्फर ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया है ना, यहाँ पे सल्फर सिंगल है, यहाँ पर वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया, तो हम कहेंगे कि सल्फर का क्या हो गया है, रिडक्शन, है ना। ये दो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस तो हम पढ़े होते हैं 10th में। अब देखो वो वाली डेफिनेशंस जो शायद कुछ लोगों ने ना पढ़ी हो, शायद कुछ लोगों ने पढ़ी भी हो। एडिशन ऑफ, सॉरी, इंक्रीज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, है ना, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि जैसे Fe+2 है ना, आयरन जो है जब वो +2, जब उस पर +2 चार्ज हो और अगर वो +3 चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, तो +3 चार्ज में कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना, नहीं सॉरी, जब Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसका जो चार्ज है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इसके पास Fe+2 के पास पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हो गया है ना, तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और प्रोटॉन्स तो उतने ही थे जितने पहले थे, है ना, तो इसलिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज जब भी होता है तो हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। अभी इसका उल्टा यहाँ पर है ना, डिक्रीज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे Fe+3, इस ये जो कैटायन है जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, है ना, ये बन जाएगा Fe+2। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो गया तो हम कहेंगे रिडक्शन हो गया है ना। फिर अगला है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एग्जांपल देखो, जैसे SnCl2 gives SnCl4, है ना, तो देखो यहाँ पर अभी ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट अभी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को अभी ऐसे ही लिख के छोड़ दो। यहाँ पर लिख लेंगे हम डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का एग्जांपल क्या है, जैसे MnO4 से Mn+2 का बनना, है ना, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये पॉइंट हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। अगला पॉइंट है हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक सेकेंड, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा फिफ्थ पॉइंट में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अब यहाँ पे देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये सेम जो ये था ना इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना, Fe+2 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को हम दूसरी तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। Fe+3 आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को खुद में ऐड कर लिया है, तो उससे Fe+2 आयन बन गया, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में अगेन यही दोनों रिएक्शंस लिख लो। क्या रिएक्शंस लिखना है हमको रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2, ठीक है। तो इतने अपन ने, इतने तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं, है ना। तो ये देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये तो जनरली हमें याद रहता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, है ना, और ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब हाइड्रोजन का निकलना, उल्टा, ठीक है। तो ये एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, ऐसे ये एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो यहाँ पे रिमूवल होगा, यहाँ पर रिमूवल हो रहा है तो यहाँ पर एडिशन होगा, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स तो हमें वैसे याद रहेंगे। बाकी फिर हम इनकी बात करें तो देखो रिडक्शन मतलब होता है कम होना, है ना। तो ये रिडक्शन वर्ड से हम ये डिक्रीज वर्ड याद रख सकते हैं ना, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब भी चार्ज कम होता है किसी चीज का तो हम कहेंगे कि उसका क्या होता है, रिडक्शन, है ना। तो उसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन में। जब चार्ज बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज हो गया चार्ज +2 से +3, तो उस प्रोसेस को हम कहा करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। रिमूवल वाला इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में हो, मतलब वो रिमूव हो चुका है रिएक्शन से, तो ऐसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और इसका उल्टा प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। देखो लिखना, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम of an element when it goes from its elemental free state to combined state in molecules, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं, देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो पहले तो हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, मान लो मैंने कंसीडर कर लिया क्लोरीन गैस, ठीक है। मान लो मैंने कंसीडर किया है, ध्यान से देखना, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस एक एलिमेंट है ना। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। पहले दिन पहले लेक्चर में हमने समझा था कि एलिमेंट क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना हो, ठीक है। तो क्लोरीन गैस एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये बात किसकी कर रहा है, एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट के एक एक एटम की हम बात करेंगे, तो फिर इसको स्प्लिट करके लिखो अब, या इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। क्लोरीन का मतलब क्या होता है,
केमिकल बॉन्डिंग में हम इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। 2 क्लोरीन एटम में एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पर एक एटम की, है ना। एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो जैसे मान लो फॉर इंस्टेंस हम इस क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, तो इस पे चार्ज की बात हो रही है ना, इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट। जब वो एटम अपने एलिमेंटल फ्री स्टेट से, है ना, ये क्लोरीन की एलिमेंटल स्टेट है, क्लोरीन एलिमेंट है यहाँ पे, और ये फ्री स्टेट भी है ना। फ्री स्टेट क्यों है? क्योंकि क्लोरीन ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना, और मॉलिक्यूल अपने आप में फ्री होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो क्लोरीन एटम व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट, इसको किसी कंबाइंड स्टेट में भेज दो। जैसे मान लो हमने इसे HCl बना दिया, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो है क्लोरीन एटम जो है वो एक कंबाइंड स्टेट में जा चुका है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, है ना। यहाँ पर ये क्लोरीन एक किसी दूसरे टाइप के एटम से जुड़ा है, HCl, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10th में कौन सा चैप्टर होता है वो, कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। उसके नॉलेज के बेसिस पे हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जिसको स्ट्रक्चर बनाने में फिर भी डाउट है तो ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में समझ लेंगे, है ना। तो एक सेकेंड, हाँ देखो, तो अब मुद्दे की बात ये है कि ध्यान देना, एक क्लोरीन एटम की बात हो रही है। इस क्लोरीन एटम में यहाँ पर कितना चार्ज आएगा और इस क्लोरीन एटम में यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, ये दोनों सिचुएशंस को हमें कंपेयर करना है। तो देखो, जब हम यहाँ पर क्लोरीन एटम के चार्ज की बात करते हैं तो हमको ये बात पता है, 10th में हमने पढ़ा है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में से जिस एटम की तरफ ज्यादा खिंचेंगे, है ना, उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये एक एटम है, मान लो ये दूसरा एटम है। तो ये जो बीच के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये जरूरी नहीं रहता कि एकदम बीच में हो, है ना। जैसे वो टग ऑफ वॉर गेम होता है ना, रस्सी खींचने वाला, जिसमें बीच में एक यहाँ पर ऐसे, टग ऑफ वॉर तुम लोगों ने सुना होगा, है ना। ऐसे दो आदमी नहीं, दो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, बीच में ऐसे कुछ रुमाल टाइप लटकते रहता है, और फिर दोनों इसको पुल करते हैं अपनी अपनी साइड, है ना। फिर ऐसे यहाँ पे लाइन बनी रहती है। तो ये रुमाल जिसकी तरफ पहले पहुंच जाएगा, मान लो इन लोग, इस ग्रुप ने इसको खींच लिया रुमाल को, इस लाइन के इस तरफ खींच लिया, तो ये वाला ग्रुप जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम पावर की बात करते हैं कि भाई दोनों ग्रुप्स में से किस ग्रुप में फिजिकल पावर ज्यादा है या फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। तो कुछ उसी तरह की बात होती है यहाँ पर। तो ये जो बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अब ये किस एटम की तरफ ज्यादा खींचेंगे, है ना। तो उस एटम की तरफ ज्यादा खींचेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज हमने 10th में पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। तो अगर किसी को वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो, ये चीज हम पीरियोडिक टेबल में दोबारा पढ़ेंगे, है ना, इन डिटेल। तो अभी हम थोड़ा सा मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये था हमारा यहाँ पर कि ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बीच में हो। अब अगर दोनों एटम सेम है, जैसे यहाँ पर देखो दोनों एटम सेम है, क्लोरीन क्लोरीन, तो दोनों एटम सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एग्जैक्टली कहाँ रहेगा? बीच में। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है जहां पर दोनों एटम अलग है, जैसे ये ए एटम है और ये बी एटम है, ये दोनों एटम अलग है, तो जब दोनों एटम अलग हैं तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी एकदम सेंटर में नहीं रहेगा, है ना। तो ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ए से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये बी की तरफ ज्यादा खिंचे हुए रहेंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब देखो इसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का है ना। 10th में हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी कार्बन एंड कंपाउंड्स में, कि जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें
दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ से आया है और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ से आया है, तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों का रहता है ना। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, अगर इस पेयर को बी खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो ए का था वो ए से दूर जाने लगेगा, तो हम कहते हैं कि ए पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगता है ना, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर होने लगता है। और बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगता है, क्योंकि वो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो इस तरह से जो है वो दो पोल्स स्प्लिट हो जाते हैं, यहाँ पे दो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं कंपाउंड के अंदर, है ना। तो इसको फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अभी तो ये प्लस डेल्टा है, अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब, है ना। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है कि, ध्यान से सुनना, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो ये माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हो, है ना, जैसे मान लो बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है या बी की पुलिंग पावर ज्यादा है, खींचने की टेंडेंसी बी की ज्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ चले जाएंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चले जाएंगे, तो इसका मतलब बी पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, है ना, क्योंकि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो बी का था पहले से, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने ए का खींच लिया, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इस पर -1 चार्ज। ए का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो ए से दूर चला गया है, तो इस पर +1 चार्ज। तो ये जो चार्ज डेवलप होता है हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो अब देखो हम वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। हम ये बात कह रहे थे कि भाई अब ये बात तो अपन को समझ में आ गई कि अगर दोनों एटम की पावर सेम है तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेंगे, किसी पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर दोनों एटम अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो हम कहते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर चार्ज डेवलप होता है नेगेटिव, और जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि देखो, यहाँ पर तो क्लोरीन एटम पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में है ना, सिमेट्रिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्लोरीन एटम के ऊपर 0 चार्ज है, यहाँ पर भी 0 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एटम पे क्या चार्ज आ गया, -1। तो यहाँ पर क्लोरीन एटम पे कितना चार्ज था, 0, और यहाँ पे देखो चार्ज कितना हो गया है, -1। ठीक है। तो ये जो चार्ज डेवलप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ठीक है। तो अब देखो, अब ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं, इस बार समझ में जाएगी, ध्यान से देखना। इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर ओवर एटम। इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी क्यों बोला गया है, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है अभी भी, है ना, ये जो बॉन्ड है ये अभी भी बना हुआ है। देखो इमेजिनरी और रियल का क्या मतलब है, इमेजिनरी वर्ड को मैं देखो अगले पेज पे समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कोई कंपाउंड है NaCl, है ना, तो NaCl के बारे में हमने पढ़ा है कि ये कैसे हो जाता है, Na+ और Cl-, है ना। 10th में हमने ये बात पढ़ी है कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ना। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, इसके पास होता है 287। ठीक है। तो जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वैलेंसी शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के कारण क्लोरीन पे चार्ज -1 हो जाता है और सोडियम पे +1 हो जाता है। क्या ये बात सभी को याद है, किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। तो देखो यहाँ पर जो सोडियम और क्लोरीन पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है ना वो एक्चुअल चार्ज है, ये जो चार्ज है ये एक्चुअल है ना। एक्चुअल क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम का ये वाकई में यहां से हटके इसके पास जा चुका है। ठीक है। तो ये जो वारदात हुई है ये तो असली में हुई है ना, इसलिए यहाँ पर एक्चुअल वर्ड का हम यूज करेंगे, या आयोनिक कंपाउंड्स में हम एक्चुअल वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड है, ये HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर जो HCl है, HCl
ये इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला गया, क्लोरीन के पास, इसकी तरफ जाता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाता है ना, क्लोरीन के एरिया में नहीं चले जाता। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरह से क्लोरीन का नहीं हो जाता है, क्लोरीन के बस तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरह से क्लोरीन का हो जाता है फिर, है ना। तो यहाँ पर जो चार्जेस डेवलप होता है वो एक्चुअल चार्ज होता है, यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होता है वो इमेजिनरी होता है ना। हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्लोरीन पे -1 चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये जो चार्जेस है ये इमेजिनरी है। क्या ये इमेजिनरी वर्ड सबको समझ में आ गया? इमेजिनरी चार्ज, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एलिमेंट के एक एटम पर जो इमेजिनरी चार्ज डेवलप होता है ना, कब डेवलप होता है? जब व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट, जब वो एटम अपने एलिमेंटल स्टेट से, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो जब वो एटम अपने एलिमेंटल स्टेट से कंबाइंड स्टेट, किसी कंबाइंड स्टेट में चले जाता है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन पे पहले जब वो एलिमेंटल स्टेट में था 0 चार्ज था, जैसे ही वो कंबाइंड स्टेट में गया, हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ, तो उस पर -1 चार्ज आ गया। तो ये जो चार्ज, इमेजिनरी चार्ज डेवलप हुआ है, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहा गया है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? बताओ, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो, Yes, sir. और कोई डाउट नहीं हो तो इसको लिख लो अब, है ना। ये वाला डायग्राम बना सर, सकते हो। हाँ बोलो। अगर दो से ज्यादा आइटम्स हो तो फिर एक सेकंड, किसकी एक तरफ सेकंड, मैं जाएगा? वॉल्यूम बढ़ा लूँ थोड़ा अपनी। हाँ अब बोलो। सर, अगर दो से ज्यादा आइटम्स हो, मतलब दो से ज्यादा वो हो, अलग अलग एलिमेंट्स हो, तो उनका उनको मतलब किस तरफ एटम्स जाएंगे? मैं शायद तुम्हारी बात एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम पूछना क्या चाह रहे हो, कुछ एग्जांपल वगैरह दे सकते हो क्या, कोई सिचुएशन? जैसे सर, तुम ये कह रहे हो मैग्नीशियम कि दो से, कार्बोनेट है, हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो इसमें सर किस तरफ जाएंगे अगर बॉन्ड बनेगा तो? एटम्स किस तरफ जाएंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ये एक आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड, दोनों टाइप की नेचर है इसमें, है ना। आयोनिक नेचर किस किस में? मैग्नीशियम आयन में और कार्बोनेट आयन में, समझ रहे हो। ये जो मैग्नीशियम यस आयन है, सर। ये इस कार्बोनेट आयन से आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। यस सर। मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे हैं। अब कार्बोनेट आयन का जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, ये हम उसमें सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस कार्बोनेट आयन के अंदर जो बॉन्ड है, जैसे इस ऑक्सीजन और इस कार्बन की बात करें, तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है ना। यस सर। यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है, अगेन आयोनिक बॉन्ड में हमेशा एक्चुअल चार्ज डेवलप होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में इमेजिनरी चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज मैग्नीशियम पे डेवलप हुआ है, कार्बोनेट पे डेवलप हुआ है, ये एक्चुअल चार्ज है। और अब जैसे अपन यहाँ पे बात करें, इस सिचुएशन में सी डबल बॉन्ड हो, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की, है ना। तो हम यस कहेंगे कि सर। ऑक्सीजन पे 2- चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे 2+ चार्ज डेवलप होगा इस बॉन्ड में। तो ये जो चार्ज डेवलप होगा ये इमेजिनरी चार्ज होगा, यस सर। ठीक है। समझ में यस आ सर। गया? बाकी देखो, ऑक्सीडेशन नंबर होता बहुत सिंपल सिंपल सी चीज होती है, बस अपन को ये याद रखना है कि चार्ज, है ना। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको याद रखना हो तो किसी एटम पे जो चार्ज आ रहा हो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना। और इसी बात को हमें याद रखना है सिंपल भाषा में, इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना, ये बात हर जगह सही हो जाएगी। तो ये चीज लिख ली क्या?
ये डेफिनेशन यस समझने के सर। लिए ठीक है टेक्निकली, लेकिन अगर याद रखना है तो इस डेफिनेशन को याद रखना, इससे काम हो जाएगा हमेशा। ठीक है, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अब जब जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो 2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो 10 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। ठीक है, अब अगेन एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज -1 होता है, तो 4 क्लोरीन का चार्ज होगा -4, तो एक 10 का कितना होगा यहाँ पे? +4, है ना? चार्ज बराबर होना पड़ेगा तभी कंपाउंड न्यूट्रल हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो टिन को देखो, टिन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक टिन का लेफ्ट साइड में +2 है, राइट साइड में कितना हो गया एक टिन का? +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, है ना? तो ऐसी प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, है ना? जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी एटम का तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, तुम क्लोरीन हटा ही दो इसमें से, है ना? तो जब क्लोरीन हटा दोगे, रुको इस रिएक्शन को मैं दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, SnCl2 gives SnCl4। हम बात कर रहे थे SnCl2 gives SnCl4, है ना? ये रिएक्शन हमने लिखी हुई है। अब 2 क्लोरीन के कारण -2 चार्ज है, तो एक टिन पे कितना चार्ज आएगा? +2। यहाँ पर 4 क्लोरीन के कारण -4 चार्ज है, एक टिन पे कितना चार्ज आएगा न्यूट्रल करने के लिए? +4। तो एक टिन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है ना? अगर आप क्लोरीन हटा दोगे यहाँ से, अगर आपको क्लोरीन नहीं लिखने का मन है, तो फिर ये इक्वेशन चेंज होकर कैसी हो जाएगी? Sn+2 gives Sn+4, है ना? यही मेजर चेंज तो यही आ रहा है ना? Sn जो है वो +2 से +4 में जा रहा है, तो ये देखो यहाँ पर भी वही बात हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है ना? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये लिखा हुआ है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। Fe+2 जब Fe+3 में जा रहा था तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोल रहे थे, तो जब Sn+2 Sn+4 में जाएगा तो उसको भी ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, मतलब उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, है ना? तो कुल मिला के बात एक ही है, बस कहने के तरीके अलग अलग हो गए, है ना? बात सिंपल सी एक बात ध्यान में रखनी है अपन को, जब भी चार्ज बढ़ेगा एटम का तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, जब भी चार्ज कम होगा तो रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स तुमने लिख लिए होंगे, और लिख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, उससे पहले एक ये पॉइंट लिख लो, in this method it is always assumed that there is a complete transfer of electron, there is a complete transfer of electron from more from less electronegative atom from less electronegative atom to more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना? ये वही बात है जो अपन ने अभी डिस्कस की थी, है ना? उसी को अपन ने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पे। तो इस मेथड में हम क्या बात करते हैं? इस मेथड में हम ये कहते हैं, जो हमने यहाँ पे कहा भी था कि भाई जो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है दोनों में से, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो वही बात अपन ने यहाँ पे लिखी है कि इन दिस मेथड इट इज, ऐसा हम मानते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे उस केस में क्या था? हाइड्रोजन था, है ना? इस केस में हाइड्रोजन क्या था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और क्लोरीन क्या था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसा माना जाता है, इट इज अज्यूम दैट
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हम मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से किस पे शिफ्ट हो गया है, क्लोरीन पे, है ना। ध्यान देना ये हम मानते हैं, अज्यूम्ड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। अगेन मैं उसी बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये हम मानते हैं कि ये जो पेयर है ये पूरी तरह से इस पे शिफ्ट हो गया है, तभी तो हम इस पे -1 चार्ज और इस पे +1 चार्ज लगाते हैं, है ना। तो इसको ऐसा माना जाता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये जो पेयर है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के हो गए हैं, ठीक है। तो रियलिटी और असम्पशन में फर्क समझ में आ गया तुम सबको, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो बस ये बात हमको ध्यान में रखना है ना। नेगेटिविटी वाला पॉइंट है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम जज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे और उस हिसाब से हम उसके ऊपर चार्ज डाल देते हैं, ठीक है। तो अब ये बात अपन को समझ में आ गई है, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है वो भी समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम अब लिखेंगे एक एक करके, 1 बाय 1, है ना। तो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग रूल है ना, ये अपन को रट के रखना है और बहुत आसान है, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं होती। देखो पहला एटम है, पहला है फॉर, एक सेकेंड, पहला है फ्लोरीन एटम, है ना, फ्लोरीन एटम। तो अब फ्लोरीन एटम में क्या है कि फ्लोरीन एटम जो है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, ये बात अपन को पता है, ये बात याद है ना, 10th में पीरियोडिक टेबल में पढ़ी है हमने। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में क्वेश्चन आता है कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हम क्या कहते हैं, फ्लोरीन, है ना। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, है ना। तो भाई सीधी सी बात ये कि जब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी के सामने होगा, है ना, तो ये हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे आप HF की बात अगर करें, जैसे मान लो कि हम HF की बात करें, तो अब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये तो किसी के भी सामने आएगा, किसी भी दूसरे एटम के सामने, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींचेगा, है ना। तो जब ये हमेशा अपनी तरफ खींचेगा तो इसका हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -1, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1, कब, हमेशा ही, है ना। ये ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपाउंड हो उसमें आपको अगर उसमें फ्लोरीन एटम दिख रहा है, उसका चार्ज बिना देखे अपन को -1 मानना है, होता ही है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया उसके पीछे सबको? तो ये ऑलवेज वर्ड यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है ना, और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वैल्यू हमको याद हो गई, फ्लोरीन एटम के लिए हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर लेना है। अब और दूसरे एटम्स देखो, तो जैसे सेकंड है ऑक्सीजन एटम, है ना, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम में जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, -2, है ना। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड्स में, इसको वैसे कॉलम बना के लिख लेते हैं, देखो ऑक्साइड्स में यहाँ पर ये कंपाउंड है और यहाँ पर ये है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है,
परऑक्साइड्स में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, ओजोनाइड में -1/3 होता है, और OF2 और O2F2 में होता है कितना, +2, और O2F2 में होता है +1। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज अपन को याद रखना है। ये सब, इन सब में ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है ना, तो कोई भी ऑक्साइड हो, जैसे अब इनके एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, देखो, तो ऑक्सीजन एटम जो है वो जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में हमें सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना। ये जो बाकी कंपाउंड्स है, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, इस फॉर्म में बहुत कम मिलेगा, सबसे ज्यादा वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, मोस्ट कॉमन है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ऑक्साइड में। ये बात हमको याद इसलिए भी रहती है क्योंकि हमको ये बात पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,6। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, है ना। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखेगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मतलब ये हमेशा जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और चार्ज इस पे कितना जाएगा, -2। ठीक है, तो ये तो मोस्ट कॉमन नेचर हो गया ऑक्सीजन का, है ना, वैलेंसी के हिसाब से। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये बात हमें पता ही है, चार्ज -2 होता है, तो जनरली ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। तो ये तो मुझे लगता नहीं ये कोई भूलेगा, ये तो याद रहता है ना। अब देखो जो बाकी के एग्जांपल्स हैं परोक्साइड्स में, परोक्साइड जैसे जैसे H2O2 या Na2O2। ठीक है, तो ये जो है ये पर ऑक्साइड्स है ना। पर ऑक्साइड में ये पर से ध्यान रख सकते हो, है ना। पर का मतलब क्या होता है, 1। तो इसमें जो दोनों ऑक्साइड है उस पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है दोनों पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो एग्जाम्पल पे ध्यान दो, जैसे हम Na2O2 की बात कर रहे हैं, Na2O2, तो सोडियम एक एल्कली मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना। तो ये बात तो हमें पता है, 10th में हमने पढ़ा है कि एक सोडियम पे +1 चार्ज आता है, तो 2 सोडियम पे कितना चार्ज आएगा, +2। तो 2 ऑक्सीजन पे मतलब कितना चार्ज आएगा, -2, है ना। तो 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब एक पे कितना आएगा, -1, है ना। तो इस तरह से ये -1 चार्ज या -1 ऑक्सीडेशन नंबर एक एक एटम पे होता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन, इस बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड, है ना। तो जैसे H2O2 की हम बात करें, H ये H2O2 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो H2O2 में देखो यहां पर जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1, हाइड्रोजन का आएगा +1, और यहां पर भी ऑक्सीजन का -1, हाइड्रोजन का आएगा +1। ठीक है, तो जनरली जहां एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, यहाँ पे कितना आ रहा है, -1। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है ना। तो इसलिए हमने इसको अलग से लिख के रखा है कि जब भी ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो उस पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अब देखो ये चीज बहुत लॉजिकल भी है ना। अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखो तो अब वही बात होती है कि ध्यान से देखना, इसको मैं समझा भी देता हूँ। देखो इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस बॉन्ड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड, ये जो बीच वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो एकदम बीच में रहेंगे क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड सेम एटम्स है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो एकदम बीच में रहेंगे सेंटर में, तो इनके कारण तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा दोनों ही एटम्स पे, ठीक है। अब बात आती है इस तरफ, तो इस तरफ एक तरफ ऑक्सीजन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करो, राइट साइड में ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा तेजी से खींचेगा इन दोनों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये सेम स्टोरी जो इस लेफ्ट साइड में हुई है वही सेम चीज राइट साइड में हो जाएगी, सिमेट्रिकल है क्योंकि स्ट्रक्चर। तो लॉजिकली क्लियर हुआ क्या कि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज क्यों आ रहा है, -2 क्यों नहीं आ रहा। कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। तो बस जब भी परऑक्साइड होंगे तो परऑक्साइड बॉन्ड जो है वो हमेशा इस तरह का दिखेगा, है ना। और जब भी परऑक्साइड बॉन्ड होगा तो उसमें दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहेगा, है ना। ये जो -1 चार्ज है इसको ऐसे पर वर्ड से याद रख सकते हो, है ना। पर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, है ना। तो टोटल -2 चार्ज है, तो दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, -1 चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर ऑक्सीजन एटम। तो इसको पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, है ना, जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हो। पर ऑक्साइड बॉन्ड की कहानी समझ में आ गई क्या। यस सर। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये इसके एग्जांपल्स हैं H2O2 और Na2O2। अगला है फिर सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल है जैसे KO2, ठीक है। तो अब ये वाला हमको ध्यान में रखना है ना। ये मतलब नेचर में इस तरह के कंपाउंड्स कुछ एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्शनली, है ना। जनरल केस तो क्या है कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए और -2 चार्ज हमेशा होना चाहिए। लेकिन वही है, केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, तो ये जितने केसेस हैं ये सब हम ये सब इसको एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करते हैं, है ना। तो पेरोक्साइड का हमने देख लिया -1। इसी तरह से एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर में, KO2, ठीक है। तो KO2 में इसको हम ऐसे समझते हैं कि भाई पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, सोडियम वाले ग्रुप में आता है, सोडियम पोटेशियम, तो इसकी भी वैलेंसी +1 होगी। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इस पे, तो पोटेशियम पे +1 चार्ज जाएगा, तो O2 पे कितना चार्ज आएगा, -1। फिर से वही कहानी हो गई, जब 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ रहा है तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -12, है ना। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -12। ये बात समझ में आई सुपर ऑक्साइड। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा सुपर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड एक बार और समझा दीजिए। सुपर ऑक्साइड मतलब समझने का कम है, याद रखने का ज्यादा है। सुपर ऑक्साइड में ऐसा है कि एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में नेचर में, KO2। तो पोटेशियम जो है वो सोडियम के ग्रुप में आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, है ना। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा है, और अभी 11th में भी पढ़ेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो एक ग्रुप में जितने एटम्स आते हैं उन सबका वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है ना। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं सब में, तो वैलेंसी भी सेम होती है। तो लिथियम में वैलेंस, लिथियम का भी एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम का भी एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 281, पोटेशियम का भी एक ही होता है 2881। तो सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सबकी वैलेंसी सेम होती है। तो पोटेशियम की भी क्या टेंडेंसी होती है कि अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर दे, तो जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पे +1 चार्ज आएगा, तो इस पे +1 आएगा, और कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है ना। KO2 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पे कोई चार्ज तो है नहीं, 0 चार्ज है। तो अगर पोटेशियम पे +1 चार्ज आएगा तो उसका मतलब दोनों ऑक्सीजन पे मिला के कितना चार्ज होना चाहिए, -1। तो बस 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है मिला के, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -12। ये आ गया -12। समझ में आया। यस सर।
तो ये रही सुपर ऑक्साइड की कहानी। ये हमको याद रखना है कि सुपर ऑक्साइड पोटेशियम KO2 जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। फिर अगला है ओजोनाइड। तो ओजोनाइड का एग्जांपल क्या है, कौन सा कंपाउंड ओजोनाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, KO3। इसमें भी सेम कहानी है ना, सेम एक्सप्लेनेशन जैसा KO2 के लिए था। 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ रहा था, तो 1 ऑक्सीजन पे -½ आ जाएगा। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन पे मिला के -1 चार्ज आएगा, 3 ऑक्सीजन पे मिला के, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, -1/3, है ना, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो ये अपना ओजोनाइड हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ओजोनाइड में चार्ज हो जाएगा -1/3, है ना। और ये तो आसान है, अपन को इससे ओजोन से याद रहता है ना, ओजोन में 3 आता है, तो इससे KO3, और KO3 से फिर हम 1 ऑक्सीजन का चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओजोनाइड क्लियर हो गया सबको। यस सर। फिर देखो अगला कंपाउंड है OF2, है ना। OF2 में अगर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए आपको पहला रूल अच्छे से याद होना चाहिए। पहले रूल में ये लिखा था कि फ्लोरीन एटम दुनिया में किसी भी एटम के सामने आए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना होगा, -1। तो देखो यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के सामने आ गया। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो 2 का कितना हो जाएगा, एक फ्लोरीन का -1 तो 2 का हो जाएगा -2, तो फिर एक ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा, +2, है ना। तो ये आ गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्लियर हुआ ये। फिर ऐसे ही O2F2 में भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या O2F2 में क्या होगा, उसमें भी ऐसे ही होगा। O2F2 ये एक मॉलिक्यूल है, एक फ्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, तो 2 फ्लोरीन पे मिला के -2 होगा। कंपाउंड क्योंकि न्यूट्रल है, तो दोनों ऑक्सीजन पे मिला के +2 होना चाहिए, तो 2 पे +2 मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, +1। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1। समझ में आ गया। यस सर। तो बेसिकली जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर में लेना है हमको, हमेशा -2 ऑक्सीडेशन नंबर में ही मानना है इन कंपाउंड्स के अलावा। ठीक है, इन कंपाउंड्स के अलावा। तो इसलिए देखो यहाँ पे जनरली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जहां पर भी अपन जनरली और ऑलवेज वर्ड लिख रहे हैं ये आपको एकदम याद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का लिखा है कि जनरली वो -2 होता है ना। यहाँ पर हमने लिखा था फ्लोरीन हमेशा ही -1 होता है, यहाँ पे हमने इसलिए जनरली लिखा है क्योंकि कभी कभी वो -2 के अलावा भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, नोट कर लिया ये। यस सर। फिर अगले एटम पे आते हैं हम। अगला एटम है हाइड्रोजन एटम। ये जहां जहां भी अपन इनवर्स को जरूर हाईलाइट कर लेना, जहां भी हम ऑलवेज लिख रहे हैं वो, और जहां भी हम जनरली लिख रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना यार, एक लाइन वैसे अपन को लिख लेनी चाहिए, जहां पे अपन ने ये लिखा है ना, चार्ज ऑन एन एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये मतलब इसको लिखो मत, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि एक एटम ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात करते हैं ना, तो वो एक एटम के लिए होता है ना, वो एक ही एटम के लिए होता है, 2 एटम के लिए नहीं। ठीक है, चार्ज ऑन एन एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर। कहने का मतलब ये कि कई बार स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर दे देते हैं कि 2 फ्लोरीन का चार्ज -2, तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया, +2, तो सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम के लिए बताया जाता है, चार्ज ऑन एन एटम। ठीक है, तो अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पे मिला के चार्ज आ रहा है तो उसको हमको उतने एटम्स से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन एटम पे मिला के +2 चार्ज आ रहा है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम पर एटम चार्ज निकाल सकें। तो यहाँ जितने भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज लिखी है वो हमने एक ऑक्सीजन एटम के लिए लिखी है उस मॉलिक्यूल में।
ये बात ध्यान रखना सभी लोग, इससे इस बात पे जो ध्यान नहीं देता उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, गलत आंसर आता है फिर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम वापस मुद्दे पे आते हैं। 2 एटम हमने देख लिए, तीसरा एटम लिखो। तीसरा एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम है ना। तो हाइड्रोजन एटम में भी क्या बात है कि जनरली उसका चार्ज कितना होता है, जनरली +1। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 1 या +1 लिख लो। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरली, है ना। अब यहाँ पर हमने, एक सेकेंड, अब यहाँ पर हमने जनरल वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। पहले तो जनरली देख लेते हैं अपन। जनरल के तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, अनगिनत एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे H2O है ना। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, 2 हाइड्रोजन पे +2, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो ऑक्सीजन का भी जनरली -2 होता है, हाइड्रोजन का भी जनरली +1 होता है, सही है। HCl है ना, हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1, H2SO4, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2, सल्फेट पे -2। ये हमको याद भी है कि सल्फेट पे 2 चार्ज होता है। ठीक है, तो +1 वाले तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो एक्सेप्शंस में जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं, है ना, ये बस हमको ध्यान रखना है कि मेटेलिक हाइड्राइड्स में, मेटेलिक हाइड्राइड्स मेटेलिक हाइड्राइड्स में इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है ना। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, या फिर KH पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल में चले जाते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल की हेल्प से थोड़ा सा मैं तुम्हें और एडवांस की चीज़ें बता देता हूँ, ऑल्दो ये सब हम दोबारा देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल की जब बनावट हुई थी तो उसमें कहा गया था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्या होती है, अम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब इसकी इसकी जो पोजीशन है वो विवादास्पद थी, है ना, कंट्रोवर्शियल थी, कि इसको इसको आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाँ तो आप इसको मतलब इसमें रख देते हो एल्कली मेटल के ग्रुप में। ये है तो वैसे नॉन मेटल, तो इसको नॉन मेटल्स के ग्रुप में रखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस तरह से जो इसकी पोजीशन है वो एम्बिगुअस थी, है ना। अब इस, तो यहाँ पर आते हैं मेटल्स और इस तरफ आते हैं नॉन मेटल्स, है ना। ये बात हम सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है उसको जनरली हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है उसको जनरली हम लिखते हैं राइट साइड में। तो इस तरह से कपल बन जाते हैं, है ना। एक एटम हमने उठाया मेटल साइड से या हाई हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के साइड से, दूसरा एटम उठाया हमने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साइड से, और मिला के उनका कंपाउंड बना दिया। तो बस इनका जोड़ा बन जाएगा, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कपल्स ऐसे ही बनते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन जो है वो एम्बिगुअस है ना। तो वो कहीं कहीं पर थोड़ा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल की तरह शो करता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल की तरह शो करता है। मतलब मेजरली वो नॉन मेटल की तरह प्रॉपर्टीज शो करता है, कहीं कहीं वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। ठीक है, तो ये बात हमने मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में देखी थी, अगर 10th में याद हो तो, जहाँ पे हाइड्रोजन के एम्बिगुअस पोजीशन पे विवाद खड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर ये जो हाइड्राइड्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड, तो जब सोडियम को हाइड्रोजन से कंबाइन करोगे तो अब ये तो है, ये जो है ये तो स्ट्रिक्टली मेटल्स है ना। तो ये तो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देंगे ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे ही, तो अगर ये हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, इनका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना।
हाइड्रोजन के साथ तो फायदा क्या होता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, ये हम सब जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके लिए दोनों चीजें आसान है। ये चाहे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या चाहे तो किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा उस केस में भी ये स्टेबल ही है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, स्टेबल है। ठीक है, तो जब ये इस तरह के हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स से कंबाइन होता है हाइड्रोजन, तो फिर ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करने लगता है ना। तो कुल मिला के मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात है वो। तो जब सोडियम और हाइड्रोजन को जब आप कंबाइन कर रहे हो, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा है। लेकिन जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करते हो, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो ऑक्सीजन बन जाता है नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और हाइड्रोजन बन जाता है मेटल या मेटेलिक टाइप, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कहानी समझ में आ गई क्या सबको लॉजिकली? यस सर। ठीक है, तो ये मतलब ये सब हम अगेन डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में, है ना। बस मेन बात हम ये समझना चाह रहे थे कि ये हाइड्रोजन इस तरह से क्यों शो कर रहा होगा, तो वो हमको समझ में आ गया है अब। तो बस ये इसमें ध्यान रखना, जनरली जहां जहां भी जनरली वर्ड लिखा है ना, वहाँ पे एक्सेप्शन जरूर ध्यान रखना। ठीक है, और वैसे अगर लॉजिकली देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा ना। जैसे कोई कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा गया क्वेश्चन में NaH, तो उसमें हमको पता है कि भाई सोडियम तो मेटल है, तो वो +1 शो करेगा, तो हाइड्रोजन -1 शो करेगा, है ना। मतलब अगर किसी स्टूडेंट लॉजिकली समझ के रखी है चीजें, उसको नहीं भी याद आए तो भी उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से याद रखना है चीजों को, लॉजिकली भी और मेमोराइज भी करके रखना है। तो ये तीसरा एटम हो गया। चौथा है फिर हलोजन एटम। चौथा है, चौथा लिखो, हेलोजन एटम। तो हेलोजन क्या होते हैं? जो 17th ग्रुप में आते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन की बात तो हम कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे, है ना। फ्लोरीन का -1 है, वो हम पहले पॉइंट में लिख चुके हैं। यहाँ पर हम बाकी एलिमेंट्स एटम्स की बात करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैव ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इनका? इक्वल टू -1 जनरली, है ना। अगर ऑलवेज होता तो वो उसको हम फ्लोरीन के साथ ही लिख देते पहले पॉइंट में, ऑलवेज नहीं है इसलिए इसको अलग लिख रहे हैं। तो अगेन ये जनरली वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो देखो इसके एग्जांपल्स, जैसे जैसे KClO3, मतलब -1 जनरली होता है इसके, तो खैर ये तो एक्सेप्शन हो गया। -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे KCl, है ना, +1 -1, जैसे HCl +1 -1, है ना। HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड +1 -1। ठीक है, तो ये जनरली वाले हेलोजेंस के तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब देखो ये कई बार दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर्स भी शो करता है, उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे KClO3, HiO3, है ना। इसमें देखो, अभी हम थोड़ी देर बाद ये लिखेंगे कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ऑलवेज। तो देखना, अब इस कंपाउंड को देखना, इस कंपाउंड में पोटेशियम पे चार्ज है +1, है ना, एल्कली मेटल है पोटेशियम। ऑक्सीजन पे चार्ज जनरली होता है क्या? -2, है ना। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 पे कितना? -6। और कंपाउंड पे टोटल चार्ज कितना है? 0, है ना, कंपाउंड पे कोई चार्ज तो है नहीं। तो जब पोटेशियम पे +1 होगा,
हेलो। हाँ यार, वो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। तो देखो ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा था कि जो हेलोजन एटम है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है हमेशा, ऑक्सीजन पे जनरली, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 पे -6 होगा। और इस कंपाउंड पे नेट चार्ज होना चाहिए क्या? 0, है ना। नेट चार्ज 0 का मतलब क्या है कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज है -6, तो पॉजिटिव चार्ज भी +6 होना चाहिए टोटल। तो +1 तो पोटेशियम पे आ गया, तो जो बचा हुआ +5 है वो किस पे आएगा? क्लोरीन पे, है ना। तो यहाँ पर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है देखो, वो +5 आ रहा है ना, वो -1 नहीं आ रहा है। ठीक है। अभी सेम चीज इसमें भी वैलिड है, HiO3 में भी सेम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। हाइड्रोजन पे चार्ज है +1 जनरली, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, तो 3 ऑक्सीजन का -6, तो इसका कितना हो जाएगा फिर से? +5। ठीक है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात चल सकती है कि सर आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 क्यों माना? ये भी तो जनरली होता है ना, ऑलवेज तो ये -2 होता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ऑलवेज -2 नहीं होता। ये -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो हमने याद कर रखी है कि -1 होता है परऑक्साइड में, इस तरह के कंपाउंड में, है ना। ये परऑक्साइड, ये कंपाउंड परऑक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड में होता है। जैसे KO2 एक ही कंपाउंड सुपर ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, ओजोनाइड का भी एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अब ना ये सुपर ऑक्साइड है ना ये ओजोनाइड है ना। तो इसका मतलब इसके इसमें जो बाकी ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो पॉसिबल ही नहीं है, केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है जो कि होगा -2। ठीक है। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 फिक्स हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो बस क्लोरीन, बस इसको सॉल्व करके अब इन पोटेशियम और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। तो HiO3 का निकल गया। अब ऐसे ही तुम लोग इसका निकाल के बताओ। H HClO4, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। और KBrO3, इसमें भी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हेलोजेंस के ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। जो भी आंसर है उसको चैट में लिख देना। निकला क्या? यस सर, निकल के भेज रहा हूँ। HClO4 में कितना आ रहा है? +7। और KBrO3 में? +5। ठीक है, शाबाश। देखो इसको हम ऐसे, जिसको समस्या आ रही हो ऐसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे HClO4 है, ओरली भी आप कर सकते हो, है ना, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इस पे देखो नेट चार्ज कितना है? 0, तो लिख दो नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। अब चार्ज कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन के कारण +1, एक हाइड्रोजन के कारण +1 चार्ज। कितने हाइड्रोजन एटम है? एक ही है। क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का चार्ज अपन मान लेते हैं x। ठीक है, एक क्लोरीन एटम का चार्ज x। एक ऑक्सीजन एटम का चार्ज कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। ये जो टोटल चार्ज है ये मॉलिक्यूल पे क्या आना चाहिए? 0। तो बस इसको सॉल्व जब करोगे तो ये सॉल्व होकर x की वैल्यू आ जाएगी प्लस, ये यहाँ पे 4 है, -2 × 4, तो सॉल्व होके आ जाएगी वैल्यू +7, है ना।
तो जिसको ऐसे ओरली सॉल्व करने में दिक्कत है वो ऐसे भी निकाल सकता है ना, ये +7 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बाकी ओरली भी निकाल सकते हो, +1 और इसका -8, तो चार्ज कितना हो गया टोटल इन दोनों के कारण -7, तो बचा हुआ +7 किस पे आएगा, क्लोरीन पे। एक पोटेशियम पे +1, 3 ऑक्सीजन पे -6, +1 -6 मतलब -5, तो बचा हुआ +5 ब्रोमीन पे। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो ठीक है, अभी अपना टाइम खत्म हो गया है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ये इसके नोट्स पढ़ लेना एक बार, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो याद रख लेना, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सर अगली क्लास से A4 के साथ मर्ज होगी क्या? हाँ, अगली क्लास A4 के साथ मर्ज हो जाएगी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, है ना। यस सर। चलो, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम यार, थैंक यू सर। वेलकम यार।